साइबर युग की एक दिन की जिंदगी। देर रात तक काम करके सोया प्रदीप सुबह देर तक सोना चाहता था, क्योंकि उसे अगले दिन भी देर रात तक काम करना था। सोने के पहले दिमाग को हल्का करने के लिए उसने 2 लार्ज पैग शराब भी पी ली थी। लेकिन देर तक सोने की उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि सुबह तड़के ही दीवार में लगा अलार्म बजने लगा, जिससे प्रदीप की नींद टूट गई। आंखें मलते हुए उसने दीवार की ओर देखा। दीवार में लगी स्क्रीन चमकी और उसमें एक चेहरा उभरा। वह चेहरा उसका जाना पहचाना था। वह कोई और नहीं, सेवी था। पर वह कोई जीता जागता आदमी नहीं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रदीप, उठो, तुम्हें आज समय से पहले ऑफिस पहुंचना है। वहां तुम्हारी सख्त जरूरत है। स्क्रीन से सेवी गायब होता उसके पहले ही प्रदीप ने कहा, 1 मिनट सेवी, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें तो पता है मैंने देर रात तक काम किया है। रात में जो पी थी, अभी उसका नशा भी नहीं उतरा है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि मुझे समय से पहले ऑफिस पहुंचना है? सेवी क्या कहता, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जम्हाई लेते हुए प्रदीप उठा। वह बाथरूम में घुसा। वॉश बेसिन पर लगे शीशे में मुंह देखते हुए उसने मुंह पर पानी के छींटे मारे। इसी के साथ शीशे, टॉयलेट और बेसिन में छिपे तमाम डीएनए और प्रोटीन सेंसर हरकत में आ गए। प्रदीप जो सांस छोड़ रहा था, उसकी जांच करने के साथ उसके शरीर की भी जांच शुरू हो गई, जिससे उसके शरीर की किसी भी बीमारी के अणुओं के स्तर का पता चल सके। बाथरूम से निकलकर प्रदीप ने सिर पर एक कैप रख ली, जिसके माध्यम से अब टेलीपैथी द्वारा घर को नियंत्रित किया जा सकता था। कमरे में उसे थोड़ी गर्मी महसूस हुई तो पहला निर्देश कमरा थोड़ा ठंडा करने का दिया गया। प्रदीप को हल्का हल्का नशा अब भी था। दूसरे ठीक से वह सो भी नहीं सका था, इसलिए उसे सुस्ती महसूस हो रही थी। शरीर को उत्तेजित करने वाला संगीत सुनने का मन हुआ। इसके बाद नंबर आया चाय नाश्ते का। अगला निर्देश रोबोटिक रसोई के लिए था कि वह उसके लिए चाय और नाश्ता तैयार कर दे, क्योंकि तब तक रोबोट इस तरह के तैयार हो जाएंगे कि वे घर में नौकर की तरह काम करने लगेंगे। सारा काम रोबोट करेंगे। उपरोक्त दृश्य आने वाली सदी का है, जब सारे काम इंसान नहीं, नई तकनीक करेगी, कंप्यूटर के माध्यम से। ये वह जमाना होगा जब रोबोट केवल इतना ही नहीं करेंगे, बल्कि साथ घूमने फिरने भी नहीं जाएंगे, बल्कि साथ में रहकर शॉपिंग भी कराएंगे। मालिक की हर बात उनकी समझ में आने लगेगी। ये सब वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कराएंगे। चारों तरफ रोबोट ही रोबोट दिखाई देंगे, एयरपोर्ट से लेकर ऑफिसों तक। ये पुलिस की भी भूमिका संभालेंगे और ड्राइवर की भी। दुकानों के काउंटर पर भी यही बैठे होंगे। ये इंसान की भावनाओं को भी समझेंगे। इस तरह वे एक बेहतरीन काम करने वाले ही नहीं, बेहतरीन साथी भी बन सकेंगे। आइए फिर प्रदीप के पास चलते हैं। चाय नाश्ते का निर्देश देने के साथ ही प्रदीप ने मैग्नेटिक कार को गैराज से बाहर आकर खड़ी होने का निर्देश दे दिया था। वह डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक से चलने वाली कार नहीं थी। चुंबकीय ऊर्जा के दौर में हजारों मील की यात्रा बिना किसी ईंधन के होगी। उस दौर में ट्रेनें, कार, लोग चुंबकीय तरंगों पर तैरेंगे। सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी नई सदी की प्रमुख ऊर्जा तकनीक होगी, जिसमें ऊर्जा क्षय नहीं होगी। आने वाली सदी की छोड़िए, जर्मनी, जापान और चीन इस तकनीक में आज भी आगे हैं। मैग्लेव ट्रेनें चुंबकीय तरंगों पर तैरते हुए तेज रफ्तार से आगे दौड़ती हैं। उनकी ये चुंबकीय तरंगें सुपर कंडक्टर्स के जरिए पैदा की जाती हैं। ये रफ्तार के मामले में विश्व रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। इनकी अधिकतम रफ्तार 361 मील प्रति घंटा है। इनसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है। बहरहाल, कार को बाहर आने का निर्देश देकर प्रदीप किचन में पहुंचा तो रोबो उसका पसंदीदा चाय नाश्ता बना चुका था। प्रदीप ने झट से आंखों पर कॉन्टैक्ट लेंस चढ़ाया। कॉन्टैक्ट लेंस पहनते ही वह इंटरनेट से जुड़ गया। इंटरनेट उसकी रेटिना पर क्लिक करने लगा। गर्मा गर्मा चाय नाश्ते के साथ साथ लेंस पर हेडलाइंस फ्लैश होने लगी। मंगल ग्रह पर बन रही कॉलोनी के प्रोजेक्ट को अगर जल्दी पूरा करना है तो वहां काम करने वालों को बर्फीली ठंड से बचाने के लिए धरती से और संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी।
पहली स्टारशिप जाने को तैयार है। इसके लिए चंद्रमा की सतह पर लाखों नैनोबोट्स जुपिटर छोड़ने होंगे, ताकि वे स्टारशिप की जरूरी यात्रा के लिए चुंबकीय फील्ड तैयार कर सकें। कई सालों की मेहनत के बाद अंतरिक्ष में पर्यटकों के लिए एक बड़ा पर्यटन स्थल तैयार कर लिया गया है। अब पर्यटक मौज मस्ती के लिए वहां जा सकते हैं। अभी जो नई बीमारी फैल रही है, वैज्ञानिक उसके वायरस का पता कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। वैज्ञानिक उसके जीन्स के कमजोर पहलुओं के बारे में पता लगा रहे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पर इन सारी हेडलाइंस को देखने के बाद एक खबर ने प्रदीप का ध्यान आकर्षित किया। हेडलाइन थी, दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को बिजली सप्लाई करने वाले पावर स्टेशन में प्रॉब्लम की वजह से बिजली की सप्लाई बाधित हो रही है। अगर जल्दी इसकी मरम्मत नहीं की गई तो दिल्ली और उसके आसपास का इलाका अंधेरे में डूब जाएगा। दरअसल जिस युग की हम बात कर रहे हैं, तब तक धरती पर मौजूद वे सारे संसाधन खत्म हो चुके होंगे जिनसे अभी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसलिए तब लोग सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर होंगे। अंतरिक्ष में घूमते कृत्रिम उपग्रह बिजली घर का भी काम करेंगे। बड़ी संख्या में सैटेलाइट सूर्य के विकिरण को सोखकर बिजली उत्पन्न करेंगे। हर सैटेलाइट 5 से 10 गीगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। ये बिजली धरती पर उत्पन्न होने वाली बिजली से सस्ती होगी। जापान अभी से स्पेस में पावर स्टेशन की संभावना देखने लगा है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और कुछ दूसरी कंपनियां इस दिशा में काम भी कर रही हैं। अंतरिक्ष में तैनात होने वाला जापान का बिजली घर 1.5 मील में फैला होगा। ये बिलियन वॉट बिजली पैदा करेगा। पावर स्टेशन में होने वाली गड़बड़ी की हेडलाइंस नजर आते ही प्रदीप समझ गया कि ऑफिस में इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया गया है। वह नाश्ता करके घर से बाहर आया तो गैराज से बाहर आकर तैरती हुई कार उसका इंतजार कर रही थी। जल्दी ऑफिस पहुंचने का निर्देश मिलते ही मैग्नेटिक कार इंटरनेट, जीपीएस और सड़क में छिपे लाखों चिप्स से जुड़ गई, ताकि मॉनिटर पर ट्रैफिक के बारे में जानकारी मिलती रहे। कार चुंबकीय पट्टी वाली सड़क पर तैरने लगी। इन चुंबकीय तरंगों को सुपर कंडक्टिंग से तैयार किया गया था। कार अभी चली ही थी कि स्क्रीन पर एक बार फिर सेवी का चेहरा उभरा। उसने कहा, प्रदीप, आपके लिए नया संदेश यह है कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचकर सबसे मिलें। इसके अलावा आपकी बहन का भी एक वीडियो मैसेज है। कार खुद ही आगे बढ़ती जा रही थी। अभी ऑफिस पहुंचने में समय था, इसलिए प्रदीप ने सोचा कि तब तक बहन का वीडियो मैसेज ही देख ले। उसने कलाई में बंधी घड़ी का बटन दबाया। घड़ी के बटन पर बहन की तस्वीर उभरी। बहन ने कहा, प्रदीप, तुम्हें तो पता ही है, शनिवार को सात्विक का बर्थडे है। इस बार तुम उसके लिए नए मॉडल का रोबोटिक डॉगी ले आना। इलेक्ट्रिसिटी का जमाना खत्म हो चुका था, चुंबकीय ऊर्जा का युग था। प्रदीप की कार के आसपास से अलग अलग बैंडविड्थ में ट्रेनें, ट्रक और कारें ऊपर नीचे और अगल-बगल से गुजर रही थीं। ये ऐसी ऊर्जा थी जिसमें कार के लिए कभी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, जिससे धन की भी बचत हो रही थी। प्रदीप ऑफिस पहुंच गया। वह एक पावर जनरेटिंग और सप्लाई करने वाली एक बड़ी कंपनी का ऑफिस था। बहुत बड़ी और काफी ऊंची बिल्डिंग थी। गेट पर पहुंचते ही लेजर ने चुपचाप आंखों की पुतलियों और चेहरे से पहचान कर गेट खोल दिया। कॉन्फ्रेंस रूम आधे से ज्यादा खाली पड़ा था। कुछ सहयोगी आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। प्रदीप के कॉन्टैक्ट लेंस में उन लोगों की 3D इमेज उभरी, जो कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे। ये लोग भले ही ऑफिस नहीं आ पाए थे, लेकिन होलोग्राफिक तौर पर ऑफिस में साथ मौजूद थे। कॉन्टैक्ट लेंस इन लोगों को पहचान रहा था, साथ ही उनकी प्रोफाइल और बैकग्राउंड भी दिखा रहा था। अचानक डायरेक्टर की कुर्सी की जगह पर उनकी तस्वीर उभरी। उन्होंने कहा, जेंटलमैन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अंतरिक्ष में स्थित अपने पावर हाउस में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ये गंभीर मामला है। अच्छी बात यह है कि समय से इसकी जानकारी मिल गई, जिससे खतरा टल गया। दुर्भाग्य से जिस रोबो को मरम्मत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह नाकाम रहा। रोबोट ने हमें जो 3D इमेज भेजी है, उसमें गड़बड़ी साफ दिख रही है। इससे हमें गड़बड़ी का पता चल गया है। इस काम के लिए वह रोबो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसमें
इस गड़बड़ी को ठीक करने का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हमें वहां अनुभवी रोबोट्स भेजने होंगे। काफी चर्चा के बाद मानव नियंत्रण वाले रिपेयर क्रू को वहां भेजने का निर्णय लिया गया। डायरेक्टर ने कहा, प्रदीप, तुम जल्दी से जल्दी ऐसे रोबोट्स तैयार करो जिनमें ऐसे प्रोग्राम हो जो टेलीपैथिक संकेतों पर काम करके पावर स्टेशन में हुई गड़बड़ी को ठीक कर सकें। इस तरह के रोबोट प्रदीप ने पहले ही तैयार कर रखे थे, इसलिए उसने तत्काल उन रोबोट्स को काम पर लगा दिया। ये ऐसे रोबोट्स थे जिन्हें रोबोटिक मानव कहा जा सकता था। उनके सिर में इलेक्ट्रोड, शरीर में अलग अलग तरह की नैनो मशीनें और चिप लगी थी, जिससे उनकी क्षमता में असीमित वृद्धि हो गई थी। मीटिंग में कुछ परेशानी वाली बातें भी हुई। प्रदीप को जो रिपोर्ट मिली थी, उसके अनुसार पावर स्टेशन में जो गड़बड़ी हुई थी, वो किसी दुश्मन देश द्वारा रोबोट में वायरस भेजकर खराबी की गई थी। इसलिए काम करने वाले रोबोट ने ही गड़बड़ी कर दी थी। प्रदीप के इस खुलासे से कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा पसर गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वायरस की वजह से अपने ही रोबोट ने ऐसा किया है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। फिर रोबोट एंटीवायरस से सुसज्जित था। बहरहाल, इस बात को गोपनीय रखने की हिदायत के साथ मीटिंग खत्म हुई। थके होने के बावजूद उस दिन प्रदीप को काफी व्यस्त रहना पड़ा। पावर स्टेशन की मरम्मत के लिए रोबोट क्रू को नए सिरे से तैयार करना पड़ा। क्वांटम कंप्यूटर के जरिए बनाए सभी प्रायोगिक रोबोट्स निष्क्रिय कर दिए गए। इसके साथ ही रोबोट्स की गड़बड़ी भी ठीक कर दी गई थी। सारा काम हो गया तो प्रदीप घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह कार में बैठा और घर आ गया। 2 दिन से लगातार काम की वजह से प्रदीप बेहद थक गया था। घर पहुंचकर वह सोफे में धंस गया, तभी सेवी एक बार फिर दीवार की स्क्रीन पर उभरा। प्रदीप ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, प्रदीप, डॉक्टर सेन ने एक खास संदेश भेजा है। डा सेन यानी रोबो डॉक्टर। सेवी के संदेश देने के बाद डा सेन स्क्रीन पर आए। वह इतने वास्तविक लग रहे थे कि लगता ही नहीं था कि वह केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। डा सेन ने कहा, प्रदीप, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन कुछ ऐसा है जो तुम्हें बताना जरूरी था। पिछले साल तुम्हारी जो दुर्घटना हुई थी, वह तो तुम्हें याद ही होगी। उस दुर्घटना में तुम लगभग मर ही चुके थे। तुम्हें शायद याद नहीं कि शिमला में तुम पहाड़ियों से हजारों फुट नीचे गिर गए थे। तुम्हें बाहरी ही नहीं, काफी अंदरूनी चोटें भी आई थीं। तब तुम्हारे कप्तान ने तुम्हें बचा लिया था। तुम्हारे कप्तान ने ही एम्बुलेंस को फोन किया। उसी के आधार पर तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री अपलोड की गई थी। तब एक रोबोट अस्पताल में माइक्रो सर्जरी द्वारा तुम्हारे शरीर के बहते खून को रोका गया था। तुम्हारे पेट, लीवर और आंतें इस तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं कि उन्हें रिपेयर करना मुश्किल था। सौभाग्य से ऑर्गेनिक तौर पर तुम्हारे इन अंगों को फिर से तैयार किया गया था। ये सारे अंग एक टिश्यू फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। मेरे रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारे एक हाथ को भी बदला गया था। आज मैं तुम्हारे इन नए अंगों को एक बार फिर चेक करना चाहता हूँ। अपने MRI स्कैनर को हाथ से पकड़ो और इसे पेट की ओर ले जाओ। तुम बाथरूम में जाकर सेलफोन के आकार के इस स्कैनर को अंगों के आसपास घुमाओगे तो इन अंगों की 3D इमेज स्क्रीन पर दिखने लगेगी। इन अंगों की 3D इमेज देखकर हम पता लगाएंगे कि तुम्हारे शरीर में कितना सुधार हुआ है। आज सुबह तुम बाथरूम गए थे तो तुम्हारे पैनक्रियाज में बढ़ते कैंसर का पता चला है। कैंसर का नाम सुनकर प्रदीप तनाव से भर उठा, लेकिन ये सोचकर राहत महसूस की कि कैंसर तो अब मामूली बीमारी रह गई है। इस वक्त हम जिस युग में हैं, उस युग में ऐसे रोबोट्स विकसित हो जाएंगे जो जांच से लेकर सारे ऑपरेशन तक करेंगे। डॉक्टरों को कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो एक ही ऑपरेशन में थक जाते हैं। रोबोट्स इस समस्या का निदान करेंगे। हार्ट सर्जरी के लिए बाईपास ऑपरेशन में सीने के बीच 1 फुट लंबी जगह खोलनी पड़ती है, जिसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत होती है, साथ ही संक्रमण का भी डर रहता है। ऑपरेशन के बाद होश में आने से लेकर स्वास्थ्य में सुधार होने तक असहनीय दर्द और तमाम मुश्किलों का सामना करना होता है। द विंची रोबोटिक सिस्टम से ये पूरी प्रक्रिया काफी छोटी और बेहतर हो जाएगी। सन 2100 तक हर तरह के ऑपरेशन रोबोट संभाल लेंगे।
वे हर ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम किए जाएंगे। भविष्य में उन्नत कंप्यूटर आएंगे जिससे माइक्रो ऑपरेशन होंगे। माइक्रो का मतलब यह है कि वे दिमाग में घुसकर नव सिस्टम को भी ठीक कर सकेंगे और ऑपरेशन भी ऐसा जिसमें चीरफाड़ की गुंजाइश एकदम खत्म हो जाएगी। यकीनन तब तक सर्जिकल ऑपरेशन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। छोटे से छेद से रोबोट शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और काम को अंजाम दे देगा। दर्द भी कम और स्वस्थ भी जल्दी। अभिनव फाइबर और बारीक कोशिकाओं का ऑपरेशन नहीं हो सकता, लेकिन तब संभव होगा। शरीर में कैमरे के तौर पर अंदर डाले जाने वाले इंडोस्कोप शायद पतले धागे से भी ज्यादा पतले होंगे। यानी ऑपरेशन का काम माइक्रो मशीन कहे जाने वाले रोबोट्स के हाथों में होगा। रात में प्रदीप को अचानक भांजे का बर्थडे याद आ गया। बर्थडे पार्टी में वह होलोग्राफी इमेज के रूप में मौजूद रहेगा, लेकिन अभी वह एकदम खाली था। समय कैसे कटे, इसके लिए उसने सेवी को याद किया। सेवी तुरंत स्क्रीन पर हाजिर हुआ। प्रदीप ने कहा, सेवी, इस सप्ताह मैं खाली हूँ। क्या तुम मेरे लिए किसी साथी की व्यवस्था कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। आपकी प्राथमिकताएं मेरी मेमोरी में प्रोग्राम्ड हैं। मैं अभी स्क्रीन पर इंटरनेट के जरिए कुछ ऐसी ही प्रोफाइल दिखाता हूँ। अगले ही पल स्क्रीन पर कुछ लड़कियों की तस्वीरें उभरने लगी जो खुद किसी साथी का साथ चाहती थी। उनमें से शिल्पी नाम की लड़की की प्रोफाइल और फोटो प्रदीप को पसंद आई। शिल्पी प्रदीप को पसंद आ गई थी। सेवी ने प्रदीप की प्रोफाइल और वीडियो भेजकर शिल्पी से पूछा कि क्या वह उसके बॉस के लिए उपलब्ध है। शाम को प्रदीप का दोस्त आ गया तो उसने उसके साथ डिनर और क्रिकेट के मैच का मजा लिया। मैच लिविंग रूम में होलोग्राफिक इमेज के तौर पर उपलब्ध था। लगता था कि मैदान से 50 मीटर दूर स्टेडियम में बैठकर मैच देख रहे हैं। रात में दोस्त चला गया तो सेवी की तस्वीर उभरी। उसने बताया कि शिल्पी ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। सप्ताह का अंत। सप्ताह के अंत में यानी शनिवार को प्रदीप के भांजे का बर्थडे था, जिसमें उसे भांजे को एक रोबोटिक डॉगी गिफ्ट देना था। प्रदीप घर की स्क्रीन पर ही मॉल के वर्चुअल टूर पर निकला। वो कई टॉय स्टोर में गया। आखिर उसे एक रोबो पसंद आ गया। उसने टेलीपैथी के जरिए ऑर्डर दिया। ये खरीदारी नेट के जरिए की जा रही थी, लेकिन उसे लगा कि इससे अच्छा होगा वह दुकान पर जाकर देखे और खरीदे। दुकान पर हर तरह के रोबोट थे। हकीकत यही होगी कि उस समय रोबोट ही सबसे बड़ा बिजनेस होंगे। प्रदीप स्टोर पर पहुंचा तो रोबोट क्लर्क ने उसकी आगवानी की। सर, मैं आपकी क्या मदद करूं? प्रदीप को लेटेस्ट रोबोट डॉग का मॉडल पसंद आया। इतनी ही देर में उसने कॉन्टैक्ट लेंस पर लगे नेट से उसके प्राइस की तुलना दूसरे स्टोर के दामों से कर ली। उसे लगा कि मॉल में पसंद किया गया रोबोट सही दामों में मिल रहा है, इसलिए डील पक्की हो गई। क्रेडिट कार्ड से कीमत अदा करके डिलीवरी के लिए वह बहन के घर का पता दे आया। शिल्पी से मुलाकात। अब प्रदीप खाली था। शाम को उसे शिल्पी से मिलना था। रोमांच भी था और अनजानी खुशी भी। शिल्पी के साथ किस रेस्टोरेंट में जाना है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, सब कुछ नेट की मदद से तय हो चुका था। अचानक उसे लगा कि शिल्पी को आना है तो घर में कुछ बदलाव होना चाहिए। चूंकि घर की हर चीज प्रोग्राम थी, इसलिए बदलाव के लिए सेवी से बात करके पता लगाना था। सेवी ने तत्काल ढेर सारे डिजाइन पेश कर दिए, जिसके अनुसार घर को नया लुक दिया जा सकता था। इसके बाद सेवी ने बताया कि कौन सी कंपनी इस काम के लिए कितना समय और पैसा लेगी। एक इंजीनियरिंग कंपनी ने दावा कि महज 2 घंटे में घर को नया लुक दे देगी। कंपनी के रोबोट सारे घर को इच्छानुसार बदल देंगे। इस नए लुक की खासियत ये थी कि इसमें आप जिस दिन जिस रंग में चाहेंगे, पूरे घर के अंदर का इंटीरियर उसी रंग में दिखेगा। लुक में हल्के फुल्के बदलाव भी संभव होंगे। खैर, रोबोट्स ने आकर घंटा भर में वह सब कर दिया जो प्रदीप चाहता था। शिल्पी पेशे से आर्टिस्ट थी। उसकी वेब डिजाइनिंग की कंपनी थी। उसके यहाँ 3D वेब डिजाइनिंग का काम होता था। शिल्पी ने हवा में अंगुलियां चलाकर एक छोटे से यंत्र को ऑन किया, जिससे एनिमेशन हवा की पतली सतह पर तैरने लगे। देखने में शिल्पी 26 साल की और प्रदीप 28 साल का लग रहा था, जबकि हकीकत में दोनों की असली उम्र 58 और 62 साल थी।
दवाओं और जीन्स ने उनकी उम्र को थाम सा लिया था। दरअसल उस युग में ऐसे जीन्स की खोज हो चुकी होगी जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को एकदम धीमी कर देंगे। इसके बाद शिल्पी और प्रदीप ने साथ रहने का फैसला करके शादी कर ली, जबकि उस युग में जल्दी शादी करने का फैसला कोई नहीं करेगा। शिल्पी गर्भवती हुई तो दोनों ने तय किया कि उनका बच्चा किन खासियत और खूबियों वाला होना चाहिए। दरअसल इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बना रखे थे। बच्चों की पैदाइश के लिए सरकार ने स्वीकृत जीन्स की एक सूची बना रखी थी। उसी के तहत पैदा होने वाले बच्चों की जीन्स में फेरबदल कराया जा सकता था। बच्चों के पैदा होने की दर कम होती जा रही थी, क्योंकि हर कोई एकाकी जीवन जीना चाहता था।